नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए जुडिशरी की फ्री क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और इस जर्नी में जो सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने आप लोगों के लिए पिक किया है वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। दोस्तों, जुडिशरी एग्जाम के पर्पज से अगर हम सीपीसी के इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश करें, देन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विच आर आस्क्ड इन द जुडिशरी एग्जाम्स। सो इसकी जो मास्टरी है हमें सही ढंग से करनी पड़ेगी ताकि हम अपने सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उनको हम बढ़ा सकें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीपीसी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिसके आधार पर हम बेयर एक्ट पढ़ने से पहले अपना फाउंडेशन मजबूत करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और आज अपने हम सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है द इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड लॉ फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स। देखिए, बेसिकली कोई भी लॉ हो, चाहे वो सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो, कहानी की शुरुआत हमेशा राइट से होती है। ठीक है, ये दोनों लॉ हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें ऑब्लिगेशन भी बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिकली स्क्रीन पर आप कंटेंट को देख रहे हैं। इन्हीं सारे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बारीकी से। तो आई होप आप वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। देखिए, जब हम राइट्स और लॉ की बात करते हैं, पहले के समाज में राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। द ओनली कॉन्सेप्ट वाज माइट इज राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो भी व्यक्ति ताकतवर होता था वो शासन करता था और लोगों को उसकी बात माननी पड़ती थी। धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, और अब हमारे राइट्स को जो है रिकॉग्नाइज करना सोसाइटी ने शुरू कर दिया था और हमें उन्होंने साथ साथ ऑब्लिगेशंस भी बताए थे। ठीक है, अब देखिए, एक सवाल आप लोगों को बड़ा परेशान करता होगा कि ये दोनों लॉ आप डिफरेंट कैसे हो गए, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ डिफरेंट कैसे हुए। देखिए, जब कहानी की शुरुआत हुई थी, यानी जब सोसाइटी में सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हो रहा था, तो वहाँ पर सिर्फ सिविल राइट्स हुआ करते थे। वहाँ पर क्रिमिनल लॉ नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती थी। और सिविल राइट्स और क्रिमिनल लॉ में बेसिक डिफरेंस यही है कि जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑफेंस होता है जिसके लिए हमें पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो सिविल लॉ में हमें पनिशमेंट नहीं दी जाती है। यही एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों लॉज के अंदर में। ठीक है, तो अब हमारा ये सवाल उठता है कि सिविल राइट्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने सिविल लॉ को डिफाइन किया है एज एनी सिविल एक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग पनिशमेंट एंड रेमेडी इज गिवन थ्रू कंपनसेशन एंड नॉट पनिशमेंट। यानी कि सिविल राइट्स के अंदर में आपको जो कंपनसेशन है वो मॉनेटरी रिलीफ के रूप में मिलते हैं। ठीक है, या फिर रेस्टिट्यूशन इन इंटीग्रम के रूप में मिलते हैं। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं है। क्रिमिनल लॉ में हालांकि फाइन का प्रोविज़न है, लेकिन आपको जेल भी हो सकती है। किसी किसी हीनियस क्राइम्स में आपको डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है। देखिए, अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सिविल राइट्स के सोर्सेज कितने तरह के होते हैं। जब हम सिविल राइट्स के सोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो सिविल राइट्स में जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है स्टैट्यूट्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, पुराने रेगुलेशंस जैसे कि बंगाल रेगुलेशंस, बॉम्बे रेगुलेशंस, और हमारे पर्सनल लॉज जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया। ठीक है, तो इनमें डाइवोर्स के मैटर हो जाते हैं, मेंटेनेंस का मैटर हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें भी सिविल राइट्स के सोर्सेज में गिनी जाती हैं। हमारा जो अगला सोर्स है वो है प्रॉपर्टी लॉज। प्रॉपर्टी लॉज में जैसे हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, जिसमें हम मॉर्गेज के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, गिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, लीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और हमारे लोकल कस्टमरी लॉज, कुछ कस्टम्स जो पुराने समय तक चल जाते हैं वो भी लॉ बन जाते हैं धीरे धीरे करके। तो एक सोर्स सिविल राइट का ये भी हो गया। और जो लास्ट हमारा सोर्स है वो है टॉर्ट। देखिए दोस्तों, टॉर्ट का जो डोमेन होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए सारे सिविल रॉन्ग्स को जो है कोडिफाई करना जो है लेजिस्लेचर के लिए मुश्किल होता है। अगर हम गिने चुने लॉज की बात करें तो उसमें सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या मोटर व्हीकल एक्ट ऐसे ही कुछ कानून है जिनको अभी तक कोडिफाई किया गया है। इसलिए इंडिया का जो टॉर्ट का कानून है वो वीक माना जाता है बाकी देशों की तुलना में। ठीक है, अब जो हमारा
नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, वो है द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड द क्रिमिनल लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिविल राइट्स के अंदर में प्राइवेट राइट्स के वॉल्यूशन होते हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर में ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट माना जाता है। यानी कि सिविल लॉ के अंदर में जो पार्टीज होती हैं वो इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल होता है, यानी प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होता है वहाँ पर। क्रिमिनल लॉ के अंदर में जो केस रिप्रेजेंट करती है हमारे बिहाफ पे वो स्टेट करती है, इसलिए ये स्टेट वर्सेस एक्यूज हो जाता है। ठीक है, जब हम सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के में अगर हम ये देखें कि यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर में होता है, ठीक है, तो सिविल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ के ऊपर में होता है, और क्रिमिनल लॉ में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, यानी स्टेट जो है प्रोसिक्यूशन यानी पीपी के थ्रू जो है प्रूफ करती है कि एक्यूज ने ये गिल्ट किया है। ठीक है, यानी कि सिविल लॉ में जो रेमेडी है वो कंपनसेशन के रूप में मिलती है, और क्रिमिनल लॉ में रेमेडी जो है वो पनिशमेंट के रूप में मिलती है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात करें कि किस हद तक प्रूफ करेगी पार्टीज, तो प्लेंटिफ जो है वो प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड को मानता है, और जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि क्रिमिनल लॉ में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब देखिए सिविल लॉ में जो है प्लेंटिफ अगर चाहे तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो सूट है वो कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है और अपने सूट को जो है विड्रॉ कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में सिवाय कंपाउंडेबल ऑफेंस के ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो सेक्शन 359 बीएनएसएस या सेक्शन 320 सीआरपीसी में दिया हुआ है वहीं पर जो है कॉम्प्रोमाइज का प्रोविजन है। ठीक है, देखिए अब एक सवाल जो बन करके आता है वो ये है कि सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि हमारा सीपीसी जो है वो प्राइवेट लॉ है या पब्लिक लॉ है। देखिए दोस्तों, क्योंकि सीपीसी जो है वो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है इट इज अ सिविल प्रोसीजर कोड, यानी कि सिविल टर्म यहाँ पर यूज है। जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मैटर होता है वो इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल होता है, यानी कि सीपीसी में प्राइवेट डिस्प्यूट्स जाते हैं, इसलिए ये एक प्राइवेट लॉ है। अगर हम पब्लिक लॉ के उदाहरण देखें तो हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारी आईपीसी हो गई, या आज के डेट में बीएनएस, तो ये सारे जो हैं ये पब्लिक लॉ है। ठीक है, अब देखिए एक टॉपिक बन करके आता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट्स। हालांकि जब हम सेक्शन 151 पढ़ेंगे तो उसमें हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट्स। देखिए जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो सिविल लॉ का जो डोमेन होता है और जो एम्बिट होता है वो क्रिमिनल लॉ की तुलना में बहुत बड़ा होता है, इसलिए सेक्शन 151 सीपीसी जो है सबसे छोटे सिविल कोड को भी इनहेरेंट पावर देता है, ताकि जहां पर लॉ में एम्बिग्विटी नजर आए वहां पर आप उस प्रोविजन को क्लियर कर सकें। लेकिन क्रिमिनल लॉ का क्योंकि डोमेन जो है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर इनहेरेंट पावर जो है सिर्फ हाई कोर्ट के पास में होती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में और हम डिटेल में तब बात करेंगे जब हम सेक्शन 151 सीपीसी पढ़ेंगे। देखिए अब एक आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। देखिए जब हम कॉज ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इसके हम सबसे पहले लीगल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कॉज ऑफ एक्शन इज बेसिकली अ बंडल ऑफ फैक्ट्स, यानी कि उन फैक्ट्स का समूह जिसके वजह से आप कोर्ट में जा रहे हैं कोर्ट से रिलीफ मांगने के लिए। मान के चलिए किसी ने आपके राइट को इन्फ्रिंज कर दिया, फॉर एग्जांपल आपके घर के आगे किसी ने बिजली का तार लगा दिया, अब उस वजह से आप जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके वजह से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है कि आप कोर्ट में जा कर के जिसने बिजली का तार आपके घर के आगे लगाया उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा कर के रेमेडी मांग सके, तो ये बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात आप यहाँ पर समझ लीजिए कि कॉज ऑफ एक्शन जो होता है वो किसी इंसिडेंट से अराइज होता है। ठीक है, मान के चलिए एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, अब उस ट्रेन एक्सीडेंट के वजह से कई सारे बंदों को जो है डैमेज हुआ होगा, किसी के मान के चलिए पैर हाथ टूट गए होंगे, कोई अपने जॉब इंटरव्यू में नहीं गया होगा, किसी की शादी होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि वन इंसिडेंट में गिव राइज टू मल्टीपल कॉजेज ऑफ एक्शन। ठीक है, अब देखिए
एक टॉपिक है सब्सटेंटिव लॉ वर्सेस प्रोसीजरल लॉ। दोस्तों जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो ये बेसिकली प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन आप लोगों को उससे पहले ये समझना होगा कि आखिर सब्सटेंटिव लॉ किसे कहते हैं और प्रोसीजरल लॉ किसे कहते हैं। जब दोस्तों हम सब्सटेंटिव लॉ की बात करते हैं तो ये राइट्स और लायबिलिटीज़ को डिफाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। जैसे मान के चले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो उसके लिए रेमेडी क्या है। तो प्रोसीजरल लॉ तब आप उसको एक्शन में ले करके आएंगे जब आपका कोई सब्सटेंटिव राइट जो है वो वायलेट हुआ है, ठीक है। तो प्रोसीजरल लॉ बेसिकली इन्फोर्सेस दो सब्सटेंटिव राइट्स, ठीक है। प्रोसीजरल लॉ बेसिकली प्रोवाइड्स पर्पस प्रैक्टिस एंड मशीनरी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। अब देखिए एक जो यहाँ पर सवाल बन करके आता है कि सब्सटेंटिव लॉ बड़ा होता है या प्रोसीजरल लॉ बड़ा होता है। दोस्तों जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे तो उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रोसीजरल लॉ इज ऑलवेज सबसर्विएंट टू सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर इज हैंडमेड ऑफ जस्टिस, ठीक है। यानी कि जस्टिस जो है दिलाना ये प्रोसीजरल लॉ का काम है। अगर सब्सटेंटिव लॉ ने कोई राइट दिया है तो प्रोसीजरल लॉ उसे छीन नहीं सकता, और अगर सब्सटेंटिव लॉ ने कोई राइट नहीं दिया है तो प्रोसीजरल लॉ जो है उस राइट को दे भी नहीं सकता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो जाते हैं इन दोनों के अंदर में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप लोगों को जो है जल्द से जल्द मिल सके। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।